हेलो दोस्तों, टुडे वी आर स्टार्टिंग वर्क एनर्जी पावर पार्ट 2। सो हम इसके जो पार्ट्स हैं देख रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के। चैप्टर वर्क एनर्जी पावर हम देख रहे हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स मतलब जब दो ब्लॉक एक वेलोसिटी लें और वो एक साथ मूविंग पोजीशन में हो, मतलब फ्रिक्शन इतना हो कि वो रिलेटिव मोशन ना कर पाए और एक साथ मूव करें, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक। जैसा सपोज ये हमारे पास ए बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, और ये सरफेस है स्मूथ सरफेस। हमने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया एक, और ये मोशन करेंगे, बट इनके बीच में एक फ्रिक्शन है जो इस पर बी पर पीछे की साइड लगेगा, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस पर आगे की साइड लगेगा। इसमें एनर्जी लॉस हम इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अलग अलग, फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ए ब्लॉक बनाएंगे, फिर बी ब्लॉक बनाएंगे, तब देखेंगे कि इनकी काइनेटिक जो वर्क डन हुआ है इन पर, वर्क डन बाय Fs, वर्क डन बाय Fs, तो वो कितना है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन। ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन ऑन ब्लॉक ए। सपोज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर कहीं है, इधर कहीं, और ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा एजम्पशन है कि ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। इस वाले केस में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, आगे वाले केस में रिलेटिव मोशन करेंगे, तब उसका केस अलग है। इसमें हम देखते हैं कि वर्क डन कितना है फ्रिक्शन से ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी पर। सपोज हमने ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करने के लिए हमको ब्लॉक ए ड्रॉ करना होगा, हमने ब्लॉक ए ड्रॉ किया ऐसा, इस पर फ्रिक्शन ऐसा है, ऐसा ही फ्रिक्शन फोर्स Fs, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमने Fs cos थीटा 0 डिग्री है तो 1 आएगा, Fs cos 0 डिग्री। इसका सेकंड पॉइंट फ्रिक्शन Fs ऑन B, Fs इंटू S। बी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो cos पाई, यहां से हमारे पास प्लस Fs आएगा, यहां से हमारे पास माइनस Fs आएगा। अगर हम नेट
फोर्स की बात करें, नेट वर्क डन की बात करें, नेट वर्क डन by friction force is equal to plus Fs minus Fs is equal to 0। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0। नेट वर्क डन ऑन अ ए, हम बात करेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए, ये एफ एस और माइनस एफ एस इज इक्वल टू 0। तो नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0 बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास 0 आया। तो इसके बाद हम जब अगर इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ना होता यहाँ, क्योंकि हम इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ना होता, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता तो वर्क डन 0 नहीं होता, फिर कुछ ना कुछ वर्क डन होता। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कब ब्रेक होता, स्टैटिक फ्रिक्शन तब ब्रेक होता जब इनके ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन होता। रिलेटिव मोशन होता तो तब नेट वर्क डन 0 ना होता, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन 0 है। इस वाले केस में हमने जो लिया है वो रिलेटिव मोशन 0 है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, वो 0 है, तो नेट वर्क डन 0 आया, हमने कंसिडर किया। बट अगर रिलेटिव मोशन 0 ना होता, कुछ होता कि ए की वेलोसिटी कुछ और होती और बी की वेलोसिटी कुछ और होती, तो ये नेट वर्क डन नॉन जीरो होता। हम इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेट, अब हमने देखा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, अब हम देखते हैं नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। हम देखते हैं नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सेकंड पॉइंट है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखने के लिए तो हमारे पास काइनेटिक केस में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब कि ऐसा होगा कि ये हमारे पास ए ब्लॉक है, ये हमारे पास बी ब्लॉक है, और सपोज हमारा इसके ऊपर एक फोर्स है, ऐसा कुछ फोर्स है, और इस फोर्स से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा S2, क्योंकि यहां रिलेटिव मोशन होगा। अभी तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस है। जब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन हमारा पीछे की डायरेक्शन में होगा, ए पर पीछे की डायरेक्शन में एफ ए, बी पर आगे की डायरेक्शन में ऐसा एफ ए। सो हमें देखना है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखने के लिए हमको ए ब्लॉक और बी ब्लॉक ड्रॉ करने होंगे। तो हमने सबसे पहले ए ब्लॉक देखा, ये हमारे पास ए ब्लॉक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसा एफ के, और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ज्यादा होगा। हम देखते हैं वर्क डन बाय एफ के ऑन ए ब्लॉक। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
कोस पाई जो -1 होगा तो हम माइनस ऐसे लगा दिए थे। नेक्स्ट बी को हमने ऑब्जर्व किया, बी हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है ऐसा S1 और F के ये इस डायरेक्शन में। So work done by friction on beam is equal to force into displacement S2 होगा, S2 into cos, यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री, सो ये Fk एंड S2 हम देखते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं ऐसा, ये है और ये है। सो नेट वर्क डन by friction is equal to minus Fk into displacement S1 क्योंकि ये ज़्यादा है, माइनस S2 क्योंकि ये वाला कम वेक्टर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कम है। तो ये हमारे पास ये कुछ आंसर आया, ये माइनस की वैल्यू आई हमारे पास। तो हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब Fs so work done by Fs is equal to net work done by Fs on a system is equal to 0। अगर हम Fk की बात करें, Fk काइनेटिक फ्रिक्शन, नेट काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम के लिए वो कुछ तो वैल्यू है, वो निगेटिव वैल्यू है, ये हमेशा निगेटिव नहीं है बट मोस्ट ऑफ द केस निगेटिव वैल्यू है। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इंक्लाइन मोशन के ऊपर, जिसमें फ्रिक्शन है और हमें फोर्स बताने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, उनसे हुए वर्क डन के बारे में बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स से हुए वर्क डन के बारे में। सो क्वेश्चन है हमारा इंक्लाइन मोशन के ऊपर कि इंक्लाइन मोशन पर एक मास 10 kg है, a block of mass 10 kg slides down on an incline 5 मीटर, 5 मीटर है हमारे पास इंक्लाइन, मास 10 kg है हमारे पास, 5 kg लॉन्ग है एंड 3 मीटर इसकी हाइट है, ये 3 मीटर इसकी हाइट है एंड 5 मीटर ये लॉन्ग है। अ मैन पुशेस अप ऑन ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइन। सो एक मैन इसको पुश करता है ऊपर की तरफ, जिससे कि कांस्टेंट एक स्पीड से, कांस्टेंट एक वेलोसिटी से नीचे की तरफ आए। अगर इसको ऊपर की तरफ पुश नहीं करेंगे तो एक एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, बट एक मैन इसको ऊपर की तरफ पुश करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिससे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब है कि इसके फ्रिक्शन वाले पीछे जो वेक्टर लगेंगे और आगे जो वेक्टर होंगे एफ नेट वो सेम होंगे। अगर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा तो हमें उधर की साइड में इसका एफ नेट वेक्टर लेना होगा, बट हमें बताया कि कांस्टेंट वेक्टर मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमने एक मैन इसको पुश करता है पीछे की तरफ एफ वेक्टर से, ठीक है।
parallel to the incline so that it slide down at constant speed. The coefficient of friction between block and incline is 0.1. So mu is equal to 0.1. 4 क्वेश्चन है इसमें ABCD. The work done by the man on a block. Work done by the man on a block. पहला क्वेश्चन है हमारे पास वर्क डन by the man on a block. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसके ऊपर the work done by gravity on the block. Work done by gravity on a block तो है ही. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वर्क डन बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक. तो सरफेस से जितना वर्क डन होगा ब्लॉक पर ऑन द ब्लॉक वो हमको बताना है. फोर्थ हमारे पास वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक. रिजल्टेंट फोर्स से जितना वर्क डन होगा वो हमको बताना है. रिजल्टेंट फोर्स. मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ. रिजल्टेंट फोर्स से जितना वर्क डन होगा ब्लॉक के ऊपर वो हमको बताना है. 4 पार्ट है, 1 2 3 एंड 4. सो इंक्लाइन पर जिसकी लेंथ 5 मीटर है और जिसकी हाइट 3 मीटर है उस पर 10 kg का ब्लॉक है और एक मैन इसको पुश करता है ऊपर की तरफ जिससे कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए. और 10 kg ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इज इक्वल टू 0.1 है. सो हमें देखना है ये 4 पॉइंट, इनके आंसर हमको करने हैं. तो आंसर करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले इनके बीच में कोई फ्रिक्शन होगा वो F पीछे की साइड में होगा और ये F, ये वाला F जो मैन उसको पुश करता है ऊपर की तरफ. तो हम देखते हैं ये हुआ हमारे पास 100 न्यूटन. बट क्योंकि ऐसा है कि ये 5 है और ये नहीं, ये 5 है और ये 3 है तो ये 53 हुआ और ये 37 हुआ और ये 4 होता है इस केस में. तो हम देखते हैं हमको साइन कोस वेक्टर में ये तोड़ने पड़ेंगे. तो हम देखते हैं साइन 30 डिग्री एंड कोस 37 डिग्री. मतलब 37 डिग्री की वैल्यू हम देखते हैं साइन और कोस में. तो साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये हमारे पास आए. तो हम देखते हैं कि इसको, ये हमारा 37 डिग्री होगा. फिर हम इसको देखते हैं कि इस वाले डायरेक्शन में ऐसा ये हमारे पास होगा 100 इंटू कोस 37 डिग्री. मतलब हमारे पास यहाँ हम पुट करेंगे ऐसा 3/5. वो कोस में है तो हम पुट करेंगे 4/5. ये 20 टाइम में ये आएगा हमारे पास 80. तो यहाँ कहीं नॉर्मल होगा इसका, नॉर्मल भी 80 आएगा. फिर 80 देन ये हमारे पास इसका mg साइन कंपोनेंट लगेगा. mg की वैल्यू है हमारे पास 100 एंड साइन 37 डिग्री. इसकी वैल्यू देखते हैं हम. इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 100 इंटू साइन 37 डिग्री मतलब 3/5. ये हमारे पास 60 आएगी, 60 न्यूटन. सो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 60 न्यूटन. 100 साइन 37 डिग्री की वैल्यू. यहाँ 3 है एंड यहाँ 5 है. हमें देखना है, अब हम इस f की वैल्यू निकालते हैं. f इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. म्यू की वैल्यू 0.1, एन की वैल्यू है, हमें वर्क डन दिस फोर्स
बाय द मैन ऑन अ ब्लॉक निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनको बैलेंस करना होगा। बैलेंस मतलब ऐसा करना होगा, ये वाला एफ प्लस फ्रिक्शन वाला एफ इज इक्वल टू टोटल ये जो 60 आया है ये वाला। तो इसे निकालने के लिए हम इसमें पुट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 80। सो आएगा 8 हमारे पास, हमने पुट किया इधर 8, ये 60, ये हमारे पास F, जो ये वो वाला फोर्स है जो मैन उसको पुश कर रहा है ब्लॉक को। F इज इक्वल टू 52 न्यूटन। सो ये आएगा हमारे पास 8 एंड ये आएगा 52 न्यूटन। ये अब ये बैलेंस हुआ तो हम देख सकते हैं ये वाला फोर्स और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब 52 इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 इंटू कोस पाई -1 होगा तो हमने माइनस ऐसे ही कंसिडर कर लिया। तो हम देखते हैं 5 1 एंड 26 -26 जूल। 5 इंटू 2 0 1 कैरी एंड 5 5 आर 25 1 26 माइनस 260 जूल। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ ब्लॉक। सो किसी भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जैसा हमने बताया था कल, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारे पास mg होता है, देन कितनी हाइट पर गए डिस्प्लेसमेंट mgh होता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो mgh हम देख सकते हैं, mg हमारे पास 100 है एंड h 3 है। सो हमारे पास आएगा 300 जूल। हम देखते हैं वर्क डन बाय सरफेस ऑन अ ब्लॉक। सो सरफेस कितने टाइप के फोर्स लगाता है? सरफेस हमारा इस केस में फ्रिक्शन और नॉर्मल दो लगता है। ये हमारा सरफेस है और ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स और ये हमारा फ्रिक्शन। तो हमें इसको देखने के लिए दो टाइप के वर्क डन देखने होंगे, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल जो है हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो ये 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, -8 इंटू 5 -14। हम देखते हैं वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर ऑन अ ब्लॉक। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि ये नॉर्मल वेक्टर है, ये एफएस है, ये नॉर्मल वेक्टर है और ये ब्लॉक है, तो यहां कहीं रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, हम उन दो कंपोनेंट से हुए वर्क डन निकाल सकते हैं। बट द रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारे पास, वो क्योंकि वर्क कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम इसको डील जो है इसके कंपोनेंट के फॉर्मेट में करते हैं, इसके कंपोनेंट के फॉर्मेट में। बट द रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट को जनरेट नहीं करता, इसलिए हम इसको लिखते हैं 0 जूल, क्योंकि हमें लिखना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा वाला फोर्स? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसके बाद देखते हैं हम एक और क्वेश्चन जो फ्रिक्शन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन फिगर ये है, ये 10 kg ब्लॉक और उसके नीचे एक और 10 kg ब्लॉक, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ = 0.5
एंड 100 न्यूटन का इस पे नीचे वाले पर फोर्स है और ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। हमसे पूछा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। पहला कि इस वाले फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 2 मीटर के लिए जितना वर्क डन है वो बताना है। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा ऐसा बी पर, और बी बाय ए ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे वर्क डन का उसका बताना है। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सिस्टम, सो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, इसका अज्यूम करते हैं हम कि ये जो सिस्टम है इसे फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए अगर हमने फ्रिक्शन ऐसा लिया कि फ्रिक्शन हमारा एक 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक पर अलग अलग हुआ, कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, अलग अलग हुआ, तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। जो हम ये सेकंड पॉइंट निकालेंगे गलत हो जाएगा फिर। तो हम देखते हैं फिर इनका फ्रिक्शन, कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये ऐसा 20 kg का ब्लॉक है, टोटल 20 kg और 100 न्यूटन इन पे कहीं लगाया। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए जिससे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई निकल चेक करी जा सके। तो 20 kg 100 न्यूटन लगाया है, हमें बताना है एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू ma, मतलब 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास मतलब 20 एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉमन एक्सेलरेशन हुआ कि इससे दोनों ही चलेंगे, बट हमें फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमने ए ब्लॉक बनाया। ये ए ब्लॉक पर ऐसा ये आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर इस नीचे वाले 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे के साइड ऐसे, और इस वाले पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की साइड। तो हम इसका फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल ऊपर की तरफ, एंड ये 100 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। हम इसे निकालने के लिए F मैक्सिमम इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5, सो हमारे पास आएगा 50 न्यूटन F मैक्सिमम 50 न्यूटन। हम देखते हैं एक ब्लॉक बना के, ये वाला ये आगे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड। ये वाला 10 kg वाला ब्लॉक और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू देखनी है, तो हमारे पास आया 10 मास मतलब 10 kg इंटू एक्सेलरेशन मतलब 5 मतलब 50 न्यूटन। तो जो कि इससे मैच कर रहा है, या फिर हम ऐसा देखते हैं कि F मैक्सिमम जो हमारा F है, ये वाला F इस पर जो है वो लेस देन है या इक्वल है F मैक्सिमम के, ये इससे कम होना चाहिए। तो ये वैलिड है ये वाला पॉइंट। तो हम ये वाला फ्रिक्शन ए बी के लिए लिख सकते हैं। तो इसके बाद ए पॉइंट के लिए देखते हैं। ए पॉइंट के लिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। सो अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। ऐसा होता है एफ एस कोस थीटा। तो ये सेम एंगल सेम है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में और
जो अप्लाइड फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में, सो कोस 0 आएगा, कोस 0 1 होगा। फिर हमारे पास आया ये 200 जूल। इसका आंसर हमारे पास 200 जूल। सेकंड हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास, सपोज ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी बाय ए, मतलब ये वाला वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स जो 50 है, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो 2 मीटर है, 2 मीटर बी पर ऑन बी। बी पर इस डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा, ये कोस पाई ये माइनस होगा, सो ये माइनस 100 जूल। तो कोस पाई है वो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम। सो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो देखना पड़ेगा कि नेट वर्क डन अगर हमें निकालना है ऑन अ सिस्टम, तो दो सिस्टम में ये 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक पर देखना होगा कि कौन सा कितना वर्क डन है किस फोर्स का, कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के लिए उनके फ्रिक्शनल फोर्स का कितना वर्क डन है। तो हम देखते हैं, ये हमारा हमने निकाला बी के लिए, हमें देखना होगा ए के लिए। सो ये हुआ हमारे पास एफ, मतलब इसकी भी वैल्यू 50 है, ऐसा मल्टीप्लाई 2 मीटर, 2 मीटर तो हमारे पास ये 100 जूल आएगा, और ये 100 जूल है तो ये माइनस 100 जूल, नेट इक्वल टू 0। नेट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये सिमिलर इस डायरेक्शन में है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन यहाँ से आया एफ के लिए, ए के लिए ये हमारे पास 100, इसी का सिमिलर है -100, तो हमने पुट किया ये वाला 100 -100, तो यह है 0। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन, a block of mass 10 kg is pulled by force 100 newton. It covers a distance of 500 meter in 10 seconds. So 500 मीटर जाता है, 500 मीटर जाकर यहाँ कहीं ऐसा इन 10 सेकेंड, मतलब यहाँ अगर टाइम t0 है, यहाँ t 10 सेकेंड में यहाँ आ जाता है, ये इस वाले पॉइंट पर। तो इसके बाद दिस मोशन इज ऑब्जर्व बाय 3 ऑब्जर्वर। ये जो मोशन है ये 3 ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्जर्वर है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए मतलब जो रेस्ट में है, बी जिसकी 0 है और एक्सेलरेशन जिसका 0 है, वो एक रेस्ट में है पर्सन, उससे ये मोशन ऑब्जर्व हो रहा है तो वो वर्क डन बताएगा। देन बी जो एक बॉय है जो 10 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी है जिसकी, और वो इसको ऑब्जर्व कर कर वर्क डन बताएगा। देन सी हमारे पास ये बाइक पर है बंदा, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इस मोशन को ऑब्जर्व करके वो वर्क डन बताएगा। सो हम बता रहे थे दिस मोशन इज ऑब्जर्व्ड बाय 3 ऑब्जर्वर ए बी एंड सी as shown in figure. Find out work done by the force in 10 सेकेंड। हमें बताना है 10 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ
अगर ये तीन ऑब्जर्वर हैं ए बी एंड सी, ये बंदा रेस्ट में और ये 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी है जिसकी, और एक जिसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एज ऑब्जर्व बाय ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। ये ए है बंदा, तो यहाँ कोई ब्लॉक है 10 kg, टी इज इक्वल टू 0 पर, ये यहाँ कहीं गया है, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर 100 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा है, और ऑब्जर्वर है ये ए बंदा जिसका v0 है, और जब v0 है तो ए तो 0 होना ही होना है। जब v0 है, जो v होता है वो होता है dv बाई dt, जो a होता है, और जब v0 है तो a होता है dv बाई dt, तो a भी 0 होगा, तो इसलिए a भी 0 है। और हमें बताना है वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स ब्लॉक या ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन ऑन ब्लॉक with respect to A observer, so the force into डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्वर है। यहाँ ऑब्जर्वर है हमारा ए, तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ। अब इसे सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि जैसे एस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ए का डिस्प्लेसमेंट, तो ये एस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप के साथ माइनस एस ए का डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप के साथ। यहाँ हम इसको पुट करते हैं, हमारे पास एस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 500 मीटर, मतलब 500 माइनस एस ए, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो 0 हमारे पास आया 500 मीटर। हम इसको यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन इंटू एस ब्लॉक बाय ए, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ए वो है 500, 5 1 2 3 4 जूल। यह है ब्लॉक का डिस्प्ले वर्क डन बाय विद रेस्पेक्ट टू ए। इसके बाद हम देखते हैं सी पॉइंट, बी पॉइंट। बी पॉइंट में सेम, ये 10 की वेलोसिटी है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड की, और 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी है, तो ये 100 मीटर चला जाएगा आगे, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। देखते हैं हम इसको, तो हमारा ये 10 kg का ब्लॉक है, t इज इक्वल टू 0 पर ये यहाँ है, और ये 10 सेकेंड में 500 पर होगा, ये 10 सेकेंड में यहाँ होगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में 500 मीटर पर, और यहाँ इसका ऑब्जर्वर है d, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड,
मतलब t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है और फिर ये यहाँ 10 सेकंड तक चलता है। 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर है, 10 सेकंड में 100 मीटर पर पहुंच जाएगा। यहाँ कहीं ये पहुंचा 100 मीटर पर, ऐसा। तो हम देखते हैं वर्क डन। वर्क डन ऑन अ ब्लॉक with respect to B, force into displacement of block with respect to B। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। मतलब एस ब्लॉक बाय बी, एस ब्लॉक माइनस एस बी। हमारे पास एस ब्लॉक मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक वो है 500 मीटर, माइनस एस बी वो है हमारे पास 100 मीटर, तो हमारे पास आया 400 मीटर। हम इसको यहाँ पुट करते हैं इसके प्लेस पर। तो फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन मल्टीप्लाई एस ब्लॉक बाय बी, मतलब एस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास है 400। तो हमारे पास आया 4000 जूल। ये बी का आंसर है। अब हम देखते हैं सी का आंसर। ये सी पॉइंट है, इसमें बोला है कि हमारे पास सी ऑब्जर्वर से बताना है वर्क डन। मतलब वर्क डन ऑन अ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सी। इसमें हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सी। सबसे पहले हम करते हैं इसको फाइंड। इसको फाइंड करने के लिए हमको ड्रॉ करना होगा थोड़ा। सो हमारे पास ए है, मतलब ब्लॉक है जो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था और t इज इक्वल टू 10 पर ये यहाँ होगा जब इसका डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर होगा। फिर यही है ऑब्जर्वर, इसका जो 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है और t इज इक्वल टू 10 पर हम देखते हैं कहाँ है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो ut 0 हुआ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को देखते हैं हम हाफ इंटू ए, मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका तो हमें मालूम है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉय मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, मतलब कितने टाइम में। तो हमारे पास 5 मतलब 500 मीटर। ये है बॉय, ये सी मतलब सी ऑब्जर्वर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए एस ब्लॉक बाय सी मतलब एस ब्लॉक माइनस एस सी। एस ब्लॉक मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट माइनस सी, एस सी मतलब सी ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट, सी ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 500 माइनस सी ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 500,
तो यहाँ है हमारे पास 0, क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, तो ये वर्क डन आएगा, वर्क डन ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सी 0, क्योंकि ये जहां जाएगा वो ऐसा देखेगा कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, ऐसा मतलब ये ऐसा इस टाइम पर ऐसा, यहाँ यहाँ भी ऐसा। तो इनका रिलेटिव मोशन हम लिखते हैं यहाँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम वर्क डन डिसाइड करते हैं, जैसा इन तीनों में डिसाइड किया है कि वर्क डन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कॉमन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेटिव है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जर्वर के बेसिस पर वर्क डन फिर क्या है, रिलेटिव मोशन के बेसिस पर वर्क डन क्या है, उसके ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बेसिस पर वर्क डन क्या है। तो ये 2-3 टॉपिक है कि ऑब्जर्वर कौन ऑब्जर्व कर रहा है वर्क डन को, फोर्स क्या है उसके बेसिस पर, और जो रिलेटिव मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बेसिस पर हम वर्क डन को डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ जिसमें हम बता रहे थे कि ये रेस्ट में या ये एक सिंगल वेलोसिटी के साथ या एक्सेलरेशन के साथ अगर ये ऑब्जर्वर है तो इनके वर्क डन क्या होगा, इनके बेसिस पर। इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स कौन सा होता है? वेरिएबल फोर्स मतलब जो टाइम के साथ वेरी करे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन वेरी करेगी। जैसे सपोज ये कोई है हमारे पास, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास पाथ है। तो हमारे पास ब्लॉक है और इसका फोर्स है वो ये है एंड डिस्प्लेसमेंट ये है एस। तो हमें इस पूरे पाथ के लिए बताना है कि वर्क डन क्या होगा बाय दिस फोर्स। तो जब ऐसा एक टिपिकल पाथ होगा तो उसके लिए हमें वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं ये फोर्स ऐसा लगेगा और कहीं ये इस फोर्स का वेक्टर थोड़ा छोटा होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, कभी रिक्वायरमेंट फोर्स की कम होगी, कभी ज़्यादा होगी रिक्वायरमेंट। तो ऐसे पाथ के लिए हम देखते हैं कि छोटा सा ds एक कंसिडर करते हैं, छोटा ds मतलब ये कोई एक छोटा ds है और उसके लिए, क्योंकि इस हम ऐसा समझते हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट जब तक हुआ है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इस एफ वेक्टर को कांस्टेंट ले सकते हैं। जब तक ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब तक तो एटलीस्ट एफ कांस्टेंट है, उसके बेसिस पर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसा कि जब तक ये डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब तक ये एफ कांस्टेंट है, ऐसा। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट से एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे इस छोटे से डीएस के लिए। फिर इसका हम इंटीग्रल करेंगे इन दोनों साइड के इंटीग्रेशन से हमको मिलेगा टोटल वर्क डन। तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉस ds फॉर A टू B। अब इसके लिए 2-3 केस हो सकते हैं कि हमने ये वाला पाथ चूज किया है, कोई ये वाला पाथ चूज करेगा,
मतलब ये फर्स्ट हो सकता है, ये सेकंड भी हो सकता है, दूसरा थर्ड भी हो सकता है, ऐसा कहीं। बट कि हमने सब कंसिडर किया कि फर्स्ट के लिए है, तो सेकंड के लिए भी ये होगा एफ डॉट डी एस सेम। एफ डॉट डी एस हम किसी भी एक पाथ के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बट हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें पता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें पता है, और हमारे पास एक डीएस, एक जो है डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा स्मॉल हमारे पास एक कंपोनेंट है, और उसके अलोंग हम एक फिर देख सकते हैं कि तब तक जो डीएस हुआ है उस छोटे से डीएस के अलोंग हमने एक एफ कांस्टेंट लिया है, और हमने जो पाथ जितने डिवाइड किए हैं उनके लिए तो आंसर सेम आएगा, जैसा इस 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए सेम है आंसर। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 1 to 3 पाथ के लिए वर्क डन सेम है, देन अगर, बट हमें इतना होना चाहिए, हमें इतना एक स्ट्रिप, एक डिस्प्लेसमेंट लेना आना चाहिए और एक कांस्टेंट फोर्स लेना आना चाहिए, जो कि हम डिफरेंट पाथ के लिए इसको समझ सकें कि वर्क डन क्या आएगा। अगर सेम आएगा तो हम यहाँ जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है, 1 to 3 हमारे पास पाथ हैं और इनका वर्क डन सेम है, और हमने कंसिडर किया वर्क डन फॉर जो है ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसमें हम देखते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कि किस टाइप से हमने ये लिया है, ये ए टू बी हमको जाना है, इनिशियल टू फाइनल जाना है, हमने डीएस कंसिडर किया एक छोटा सा डीएस, उसके अलोंग हमने एक एफ लिया, वैसे वेरिएबल है बट जब तक डीएस लिया है हमने एक छोटे से डीएस के अलोंग ये कांस्टेंट है, छोटे डीएस इस छोटे एटलीस्ट इस छोटे से डीएस के लिए एफ कांस्टेंट है, तो हमने एफ ए टू बी के लिए इंटीग्रेशन किया एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन से हमारे पास ये डब्ल्यू आया, जिसको हमने बोला है कि वर्क डन, टोटल वर्क डन अलोंग ए टू बी बाय डिफरेंट पाथ, ये सेम आएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें पैराबोलिक पाथ के अलोंग वर्क डन निकालना है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स और वाई, ये पैराबोला है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। इसमें हम देखते हैं 0,0, ये पॉइंट है हमारा 0,0 एंड a,0 ए तक यहाँ आएगा, देन ए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये वाला पॉइंट ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉइंट ए स्क्वायर है, ये पॉइंट ए है। हमको बताना है कि ये फोर्स है, इसके अलोंग वर्क डन क्या है इन पॉइंट तक। एफ वेक्टर हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। अब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा लेंगे ds, जिसके अलोंग ये कांस्टेंट होगा ds, मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप।
इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से इनका डॉट प्रोडक्ट लगेगा बस। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। इनका इंटीग्रेशन किया हमने, इनका इंटीग्रेशन, तो इसके इंटीग्रेशन से ये डब्ल्यू आया, मतलब वर्क डन। यहाँ हमको x की लिमिट फिल करनी होगी। x की लिमिट है 0 टू a, y की लिमिट है 0 टू a स्क्वायर। बट ये मिक्स है, ये सिमिलर x का फंक्शन होना चाहिए तब इंटीग्रेशन हो। देन ये हमारे पास y का फंक्शन होना चाहिए, ओनली y का फंक्शन, तब इंटीग्रेशन होगा इसका 0 टू a स्क्वायर, क्योंकि y की लिमिट है। तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये इस लाइन का है, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5, 0 टू ए डी एक्स प्लस 0 टू ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। या हम समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। सबसे पहले इंटीग्रेशन हुआ एक्स की पावर 6/6, इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, प्लस वाई की पावर 3/3, इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हमारे पास ए की पावर 6/6 प्लस, फिर इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, प्लस ए की पावर 6/3, ये लोअर लिमिट करेंगे माइनस 0 हो जाएगा। ये 4 ए की पावर 6/6, नहीं 3 ए की पावर 6/6, ए की पावर 6/2, क्योंकि वर्क डन है ये। देन जूल, के बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऐसा, मतलब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के ऊपर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एफ वेक्टर इनटू एस वेक्टर। तो इसमें जो हमारे पास एफ वेक्टर है वो है 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 2y जे। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 2y जे कैप, 2y जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट के दो पॉइंट है, 1,2 मीटर, 1,2 मीटर, देन 4,1 मीटर, 4,1 मीटर। ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S2 है। हमें देखना है कि सबसे पहले हमारे पास वर्क डन निकालने के लिए फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। 4 - 1 मतलब 3 आई कैप, 1 - 2 मतलब -1 जे कैप।
1, हम ऐसा भी बता सकते हैं, वैल्यूज पुट करके इसको भी कर सकते हैं वैसे। मतलब एफ वेक्टर हमारे पास है 3x² आई कैप माइनस 2y जे कैप, और हम एक ds वेक्टर लें dx आई कैप प्लस dy जे कैप, और इनसे देखें वर्क डन इज इक्वल टू 3x² आई कैप माइनस 2y जे कैप, 3x² dx आई कैप माइनस dy जे कैप, 3x² dx माइनस 2y dy, ये इंटीग्रेशन हमारे पास ये dw था, इसका इंटीग्रेशन देन इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन में x ये कंपोनेंट x कंपोनेंट 1, 1 लोअर लिमिट 1 to 4, देन y की लिमिट 2 से 1। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3x की पावर 3 बाय 3 1 to 4 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर इंटू 2 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहले ये हटेंगे, ये हमारे पास x की पावर 3 1 to 4 माइनस y की पावर 2 1, फिर हम उनकी वैल्यूज पर इन्हें पुट करके लोअर और अपर लिमिट को माइनस करेंगे। ऐसा करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब तो 1 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ से ये आएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 4 माइनस 1 63 माइनस 3 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So you must take here upper limit minus lower limit, ऐसे माइनस 3 आएगा, 3 प्लस 8 66 जूल आंसर। So guys, please subscribe our YouTube channel. Thank you.